नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका भौतिकी के एक विशेष पार्ट्स एक विमीय गति के साथ। मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति में सबसे पहले हम देखते हैं गतिमान कण जो होता है इसके तय किए गए रास्ते को किन पदों में व्यक्त करते हैं। तो किसी गतिमान कण का तय किया गया रास्ता दो टर्म में व्यक्त होता है, दूरी और विस्थापन। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। गति और विराम सबसे पहले ध्यान में रखना है, ये दोनों सापेक्षिक पद हैं जिसकी चर्चा बाद में कभी हम करेंगे। बस इतना ध्यान में रखना है, समय के सापेक्ष यदि कोई पिंड किसी निर्दिष्ट बिंदु के साथ अपनी स्थिति को बदलता है तो पिंड को कहते हैं गतिशील है। और जब वो गति कर रहा होता है तो गतिशील कण के द्वारा जो तय किया गया रास्ता है इसे हम या तो दूरी में व्यक्त करते हैं, नहीं तो विस्थापन में व्यक्त करते हैं। दूरी डिस्टेंस, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। सपोज कीजिए एक कण यहाँ पर है और ये इस तरीके से गति किया, यहाँ से गति आरंभ करता है, आरंभिक स्थिति, और यहाँ पर कण पहुँचता है अंतिम स्थिति। यदि हमसे पूछा जाए दूरी क्या है, तो किसी गतिमान कण द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ, कुल रास्ता, उसका जो वास्तविक एक्चुअल पाथ होता है, ये जो दिखाई दे रहा है ये दूरी है। अर्थात दूरी का कोई वास्ता इससे नहीं है कि रास्ता टेढ़ा है, सीधा है, किस प्रकार रास्ते में कितने मोड़ आते हैं, कोई फर्क प्रभाव इससे नहीं पड़ता है। दूरी एक्चुअल पाथ है। वही डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, न्यूनतम तय की गई दूरी है। अर्थात विस्थापन को हम इस तरीके से देख सकते हैं, अंतिम स्थिति और आरंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जहां गतिशील कण के आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का न्यूनतम पथ है, न्यूनतम दूरी है, वही दूरी वास्तविक पथ है। यही इसी से हमें थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूरी कभी भी जो होगा वह विस्थापन से या तो बड़ा होगा और नहीं तो बराबर होगा। दूरी सदैव विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। दूरी सदैव और ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक, ये ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, तीनों संभव है। यानी एक गतिशील कण में दूरी सदैव ऋणात्मक, वही विस्थापन ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, तीनों संभव है। दूरी अदिश है, अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दोनों का एसआई मात्रक, इसका भी एसआई मात्रक मीटर लेंगे, इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होगा। बीमा दोनों का M0 L1 T0 M0 L1 T0। बीमा और मात्रक में दोनों समान है। बाकी दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक दोनों हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें यह देखना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। कोई कण है, ये एक वर्गाकार वर्ग है, वर्गाकार आकृति है ABCD। इसकी भुजा की लंबाई है स्मॉल है। एक कण A से गति आरंभ करता है और A से गति आरंभ करते B होते, C होते, D होते, A तक आ जाता है। ध्यान से देखिए, A से गति आरंभ किया, B होते, C होते, D होते, पुनः A तक आ गया। अब यदि हमसे ये पूछा जाए कि गतिशील कण के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो ये चारों भुजा का योग अर्थात 4A। वही विस्थापन क्या है, तो विस्थापन इसका आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। आरंभिक स्थिति A से शुरू किया, अंतिम स्थिति A पर आ गया, तो विस्थापन इसका 0 होगा। फिर इसी तरीके से अगर एक चीज़ देखा जाए,
एक गतिशील कण एक वृत्तीय पथ पर गतिशील है, वृत्तीय पथ पर गतिशील है जिसकी त्रिज्या r है, एक कण A। अगर पूछा जाए कि एक कंप्लीट रोटेशन में, एक पूर्ण चक्कर में A द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, तो A का कंप्लीट चक्कर में जो वृत्त की परिधि है, एक कंप्लीट में तो डिस्टेंस हो जाएगा, इसमें दूरी वृत्त की परिधि यानी 2πr। वही फिर अगर हमसे इससे विस्थापन पूछा जाता तो आंसर होता 0। वृत्तीय पथ पर अगर एक सवाल कभी कभी ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछ देता है, वृत्तीय पथ पर गतिशील कण का अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है। वृत्तीय पथ पर गतिशील कण का अधिकतम विस्थापन अगर हम इस तरह से देख ले, यहां से आकर के यहां आएगा, जिस समय वो व्यास की दूरी पर होगा, जिस बिंदु से चलना शुरू किया उस बिंदु से होकर गुजरने वाला जो व्यास होगा, अर्थात ठीक अपोजिट सेंटर से होकर के गुजरने वाली जीवा यहाँ पर जब होगा तो वह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में होगा, अर्थात वृत्तीय पथ पर भ्रमणशील कण का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट व्यास के बराबर होगा, अर्थात 2r होगा। ध्यान में रखना है, 2r से ज़्यादा कभी भी विस्थापन नहीं हो सकता है वृत्तीय पथ पर गतिशील कण का। दूरी कुछ भी हो सकती है, दूरी इस तरीके से, दूरी और विस्थापन में ध्यान में रखना, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। दूरी केवल और ऋणात्मक हो सकती है, दूरी कभी शून्य नहीं हो, दूरी ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है, और गति कर रहा है तो शून्य के भी होने की संभावना कम ही है। ये था हमारा दूरी और विस्थापन। अब थोड़ा सा हमको देखना है चाल और वेग को। चाल, वेग, स्पीड, वेलोसिटी, दोनों को थोड़ा चाल जहां एकांक समय में यानी प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी है। वहीं वेलोसिटी प्रति एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन है। उत्पन्न विस्थापन कह ले या तय किया गया विस्थापन कह ले। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चाल दूरी परिवर्तन की दर है और वेग विस्थापन की दर है। यानी वेग बराबर हमको लिखना हो, लिखेंगे विस्थापन बटे समय। दूरी, चाल बराबर लिखेंगे दूरी बटे समय। चाल फिर इसी तरह से एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल का एसआई मात्रक ये अदिश, वेग सदिश, एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, बीमा m0 L1 T इनवर्स। चाल की बीमा वही है जो वेग की बीमा है, चाल का मात्रक वही है जो वेग का एसआई मात्रक है। परिवर्तन क्या होता है, चाल भी किसी गतिशील कण का चाल कभी भी अऋणात्मक नहीं होता है। ध्यान में रखना है, चूंकि दूरी अऋणात्मक नहीं होती है इसलिए चाल भी अऋणात्मक नहीं होता, अऋणात्मक होता है। चाल अऋणात्मक है, ऋणात्मक नहीं होता है। यानी चाल अऋणात्मक होता है, वेग मतलब हमेशा अऋणात्मक होगा। वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है, विस्थापन भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है, इसलिए वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। दूरी केवल अऋणात्मक होती है, इसलिए चाल सदैव अऋणात्मक होगी, और वेग जो है सो कुछ भी हो सकता है। अब हम थोड़ा सा वेग और चाल के वर्गीकरण करते हैं। तो चाल
चाल को हम वर्गीकृत कर सकते हैं समरूप चाल, असमरूप चाल और औसत चाल में। मुख्य रूप से 3 देखते हैं। समरूप चाल, इसको एक समान चाल भी कह सकते हैं, यानी समान समय में समयांतराल चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, अगर चलित दूरी समान समान है, समान समय समान दूरी समरूप चाल, समान समय असमान दूरी असमरूप चाल, और औसत चाल कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। ध्यान में बस इसको रखना है, इसको कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। अब थोड़ा सा इसको देखना है, अगर मान लेते हैं इस तरीके का एक क्वेश्चन रहता है, ए एक स्थान है, बी एक स्थान है, कोई व्यक्ति ए से बी तक S1 की चाल से चलता है, S1 की स्पीड से चलना शुरू करता है, अब B से A तक S2 की स्पीड से वापस आ जाता है। यानी चलने के समय इसका चाल था S1 किलोमीटर प्रति घंटा और आने के समय इसका चाल था S2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस आने जाने में कुल यात्रा में उसकी चाल अगर निकालनी हो, डिस्टेंस D मानिए, आने जाने में कुल तय की गई दूरी हो जाएगा औसत चाल। कुल दूरी आप देखिए, D जाने में D आने में, तो D प्लस D, जाने में इसको कितना वक्त लगा होगा, दूरी बटे चाल यानी D बटे S1, आने में कितना लगा होगा D बटे S2, 2D कॉमन लीजिए, D कॉमन लीजिए, 1/S1 प्लस 1/S2, D से D काट दें, 2 एलसीएम और करेंगे S1 इंटू S2 बटे S2 प्लस S1। तो इस तरीके से अगर हमको एक नियत दूरी को जाने के समय एक अलग चाल से जाया जाए, आने के समय एक दूसरे चाल से लौटा जाए, तो औसत चाल जो कुल यात्रा का है वह 2 गुने S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2, जहाँ S1 जाने के समय व्यक्ति की चाल, पिंड की चाल, गाड़ी की चाल जो कह लें, और वही S2 आने के समय। ये इसका इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये डिस्टेंस D है, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस D है, और ये ट्रेवल किया गया है S1 के स्पीड से, ये ट्रेवल किया गया है S2 के स्पीड से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर ये 2 के लिए हमने किया, चाहते N के लिए भी कर सकते हैं, N खंड के लिए ये डिस्टेंस D, ये भी D, ये भी D, सारा D है, D D D, S1 S2 S3 सो ऑन D और Sn। तो हम क्या करते, D प्लस D प्लस D प्लस D ND, और बटा आप D कॉमन लेते, 1/S1 1/S2 1/Sn। इस तरह से सीधे S एवरेज हमको इस तरीके से लिख सकते थे, N बटा 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस सो ऑन 2 प्लस 1/Sn। तो ये था हमारा औसत चाल ज्ञात करने का। अब हम वेग पर देखते हैं। वेग भी इसी प्रकार से हम वेग को भी वर्गीकृत कर सकते हैं। वेग, समरूप वेग, असमरूप वेग। औसत वेग अगर निकालना हो औसत चाल की इसी तरह ही निकालेंगे, इस तरह, इसलिए यहाँ पर एक हम इस्तेमाल करते हैं तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। समरूप वेग, इसे एक समान वेग भी कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समरूप वेग वही समयांतराल चाहे कितना ही छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तय किया गया विस्थापन समान हो, समरूप वेग। समयांतराल समान हो और विस्थापन भिन्न भिन्न हो तो असमरूप वेग। महत्वपूर्ण बात है तात्क्षणिक वेग।
तात्क्षणिक वेग को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर पिन ऐसे मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ है। ये विस्थापन हो रहा है और इधर ये समय है। ध्यान में रखना है हमको पहले कि विस्थापन समय आलेख से वेग पता चलता है, और वहीं अगर विस्थापन के बदले दूरी रहता तो दूरी समय आलेख से हमारा चाल का पता चलता है। इसकी चर्चा हम करेंगे, थोड़ा देर में करते हैं आलेख से। अभी थोड़ा देखते हैं यहाँ t1 टाइम पर इसका वेलोसिटी कुछ भी है, यानी डिस्प्लेसमेंट इसमें था x1, और जब टाइम t2 है तो डिस्प्लेसमेंट है x2। तो t2 और t1 के बीच में जो टाइम इंटरवल है, इसमें अगर हम आपसे जानते कि समयांतराल डेल्टा t बराबर t2 घटे t1, और इसमें विस्थापन का अंतर कितना है, x2 घटे x1, विस्थापन x2 घटे x1। अब सवाल है तत्क्षण यानी उसी क्षण, तत् उपसर्ग से जब हम बनाते हैं तो इसका अभिप्राय होता है उसी क्षण विशेष में कोई, यानी समयांतराल डेल्टा टी 9 के बराबर हो, नगण्य हो, 0 हो। ये डेल्टा टी अर्थात t2 घटे t1 जब शून्य हो जाए, किसी क्षण पर अगर पूछा जाए कि उस समय वेलोसिटी क्या है, तो इसका अर्थ है कि उसमें समयांतराल शून्य होता है। तो अब तात्क्षणिक वेग की परिभाषा इससे हम निकालते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और विस्थापन x2 घटे x1 बाई डेल्टा टी। अब इस x2 घटे x1 को भी हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x बटे डेल्टा टी। कैलकुलस की भाषा में इसको हम कहेंगे dx बाई dt या ds बाई dt। याद रखना हमको वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग बराबर v बराबर dx बाई dt या ds बाई dt। तो ये था हमारा तात्क्षणिक वेग का। ध्यान में रखना है, तत्क्षण कहने का सेंस होता है समयांतराल कुछ भी विशेष नहीं है। अब 11 बजे से 12 बजे कहा जाए तो 1 घंटे का अंतर है, तत्क्षण नहीं होता। ठीक है, 11 बजे वेलोसिटी क्या है, इट मीन्स कि 11 जब बजे होंगे तो उस समय का जो समयांतराल है वो शून्य रहा होगा, कोई समयांतराल नहीं, उसी क्षण विशेष के लिए पूछा जाता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है, हमें लिमिट निकालना है कब, जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाता हो तब। ये था हमारा समरूप वेग और समरूप वेग और तात्क्षणिक वेग के बारे में सामान्य कंसेप्ट। गतिकी में जो समीकरण हमें पढ़ना होता है, शुद्ध गतिकी का समीकरण, कुछ चर्चा हम लोग अब उसकी करते हैं। गतिकी का समीकरण, गतिकी का समीकरण को जानने के लिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम पहले त्वरण का। गतिकी के समीकरण से पहले थोड़ा सा चर्चा करते चले त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण नाम त्वरित करना, वेग को बढ़ाना। त्वरण शब्द के शाब्दिक अर्थ अगर हमको पूछा जाए, वेग में वृद्धि। अब कैसन वृद्धि कहता है, तो कहता है वेग में वृद्धि प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में। अब इसी से परिभाषा निकालिए, प्रति एकांक समय में वेग में हुई वृद्धि को या वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन एकांक समय में, तो त्वरण बराबर हो गया वेग बटे समय। इसको ऐसे भी देखें, वेग में वृद्धि या वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटे परिवर्तन में लगा समय। समय त्वरण को प्रायः ए से सूचित करते हैं, प्रायः त्वरण को ए से सूचित करते हैं। त्वरण भी एक सदिश राशि है, इसका बीमा m0 L1 t इनवर्स 2 SI मात्रक
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। त्वरण सदिश राशि है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। कोई पिंड गतिशील हो इसके बाद भी उसका त्वरण शून्य हो सकता है। चर्चा हम उसकी आगे करेंगे बाद में। एक होता है गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण लगेगा उसको कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इसको सूचित करेंगे जी से। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। सुविधा के लिए हम एफ से सूचित करेंगे। जहाँ एफ लिखेंगे वहाँ ऋणात्मक त्वरण समझा जाएगा। त्वरण जहाँ ए लिखेंगे तो समझा जाएगा कि त्वरण है। और अब त्वरण के बाद हम थोड़ा सा चर्चा अब गतिकी का समीकरण का करते हैं। गतिकी का समीकरण मुख्यतः 3 है। गतिकी का समीकरण कह ले या फिर शुद्ध गतिकी का समीकरण कह ले या गति का समीकरण कह ले, ये 3 है। पहला है v = u + at। दूसरा है s बराबर ut + ½ at²। और तीसरा है v² बराबर u² + 2as। यहाँ देखिए v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण, t है समय, s है चलित दूरी। तो अब यहाँ से थोड़ा हम समझते हैं पहला को। पहले है v बराबर u + at। मान लेते हैं किसी कण का आरंभिक वेग u है और उसमें a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। देखिए आरंभिक वेग u, a मीटर त्वरण a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 सेकंड बाद, अगर अब हमसे पूछा जाता, इसलिए 1 सेकंड बाद कण का वेग। गौर करके देखें, आरंभिक वेग है u, तो 1 सेकंड बाद उसमें a मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वृद्धि हो रही है तो हो जाएगा u + a। 2 सेकंड बाद तो फिर इसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी u + a में एक और बढ़ जाएगा u + 2a। तो 2 सेकंड बाद u + 2a, 3 सेकंड बाद u + 3a। तो इस तरीके से अगर हमसे ये पूछा जाता कि t सेकंड बाद क्या है, तो t सेकंड बाद आ जाएगा u + ta यानी कि at। और t सेकंड बाद वेलोसिटी को क्या है v, तो इसलिए v बराबर u + at। यानी एक कोई गतिशील कण है जिसका आरंभिक वेग u है, उसमें a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण t सेकंड बाद उसका वेग v हो जाता है। तो 1 सेकंड बाद उसका वेग हो जाएगा u + a, चूँकि उसमें a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से हम v बराबर u + at प्राप्त करते हैं, जो सामान्य प्रोसेस है अलजेब्रिक उसके अनुसार। अब अगर यही हमसे पूछा जाता कि t समय में पिंड ने कितनी दूरी तय किया, तो t सेकंड में चलित दूरी बराबर इसका औसत चाल या औसत वेग गुणे समय। औसत वेग इंटू समय। औसत वेग क्या हो जाएगा, तो आरंभ किया था कहाँ कितना से, u से, अंत किया कितना से, v से। औसत हो जाएगा v + u/2, v + u/2। और समय कितना लगा है, t। अब v के बदले आप बैठा दें u + at, तो v के बदले u + at जोड़ u/2 गुने t, तो 2u + at
इसके बटा दो अगुना टी, दो से दो कट गया। अब आप गुना कर, इसलिए टी सेकंड में चलित दूरी कितना है एस, तो एस बराबर गुना कर दीजिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर हमारा निकल गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो इक्वेशन देख रहे हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इसको हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने लिखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप स्क्वायर कर देंगे अपने आप निकल जाएगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2u_a_t प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लें, 2a इसमें से कॉमन लेंगे तो यू टी और प्लस उधर हाफ ए टी स्क्वायर, इतना के बदले एस बैठा दीजिए, यही हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये अलजेब्राइक प्रोसेस था जिससे कि हम जान पाए कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s बराबर t सेकंड में चलित दूरी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी को ध्यान में रखकर यानी इसकी सहायता से हम निकालते हैं nवें सेकंड में चलित दूरी। nवें सेकंड का अर्थ होता है किसी खास सेकंड, nवें सेकंड में चलित दूरी, इसको हम लोग SNth भी कहते हैं। nवें सेकंड का अर्थ समझते हैं थोड़ा इस तरीके से। सपोज कीजिए कि एक क्रिकेट प्लेयर 12 पाली में 400 रन मारे हुए हैं और 13वां पाली खेलता है, 13 पाली खेलता है तो उसके रनों की संख्या हो जाती है 470। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि 13वीं पाली में उसने कितना रन मारा है, तो 13 पाली का रन घटे 12 पाली का रन होता है। इसी तरह से आप जरा सोचें, 13 पाली के रन में से 12वीं पाली का रन घटा देते हैं, 13 पाली के रन में से 12 पाली का रन घटाते हैं तो निकलता है 13वीं पाली का रन, यानी 13वीं एक सिंगल पाली है। इसी तरह से nवें सेकंड में चलित दूरी का अर्थ हो जाएगा n सेकंड में चलित दूरी, n सेकंड में चलित दूरी घटे n-1 सेकंड में चलित दूरी। अब n सेकंड में चलित दूरी अभी हमने लिखा है t सेकंड में चलित दूरी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो n सेकंड में चलित दूरी हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यू टी प्लस एस बराबर अभी हमने जो लिखा था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी पर बैठाना है हमको। तो इससे क्या हो जाएगा, इधर घटे n-1 सेकंड में तो यू n-1 घटे प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर घटे यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए गुने 2n माइनस हाफ ए। यू प्लस ए कॉमन ले लीजिएगा n-1/2 इंटू ए, इसलिए SNth बराबर u प्लस 2n-1/2 इंटू ए, या यह भी लिख सकते हैं SNth का सेंस होता है nवें सेकंड में तय की गई दूरी। ये था हमारा nवें सेकंड में यानी किसी खास सेकंड में तय की गई दूरी का फार्मूला। अगर हमसे पूछता है तो SNth का अर्थ होता है u, जहाँ u आरंभिक वेग है, n जिस सेकंड में पूछ रहा है उसका मान होगा, a त्वरण है और
इस तरीके से ध्यान में रखना हमको। गतिकी के समीकरण मूलतः 3 थे, उसी से एक निकला। एक था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और चौथा आया हमारा एस एन एथ बराबर यू प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू ए। अब थोड़ा सा इस समीकरण को, यानी ये जो हमने तीनों देखा, इसको थोड़ा ग्राफिकल देखते हैं। ग्राफ को समझने के लिए थोड़ा मुझे एक काम क्या करना पड़ेगा। एक टर्म्स आता है रेखा की ढाल, यानी स्लोप ऑफ द लाइन। इसको थोड़ा हम लोगों को समझते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन को समझने के लिए, अगर ये रेखा है एक्स ओ एक्स डैश वाई वाई डैश, इस रेखा का हमको अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नत कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछ रहा होगा कि किसे कहते हैं, तो ये एंगल एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाए गए। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना गया है कोऑर्डिनेट में, और इस डायरेक्शन को माना जाता है निगेटिव डायरेक्शन। ये है पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन इस मीन्स कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और निगेटिव डायरेक्शन मीन्स कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कोई भी रेखा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में जितना कोण को बनाती है उसे उसको कहते हैं नत कोण। तो इसका नत कोण यदि थीटा हो तो रेखा की ढाल को m से सूचित करते हैं, ढाल। इसको प्रावण्य भी कहते हैं, ढाल, स्लोप या ग्रेडियंट। रेखा की जो ढाल है वह tan थीटा होता है। ध्यान में रखना हमको, m बराबर tan थीटा बराबर, हम बाद में देखेंगे dy बाई डी एक्स भी यहाँ लिख देते हैं, लेकिन मूलतः हमको ध्यान में रखना है m बराबर अभी फिलहाल tan थीटा। इसका जिक्र बाद में करेंगे। अब रेखा का ढाल समझने के बाद हम लोग समझते हैं वही जो गति समीकरण हमने अभी जिक्र किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको ग्राफिकली किस रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है वेग समय आलेख का ढाल। वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को बताता है। वेग समय आलेख का ढाल त्वरण को बताता है। और देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कण का वेग है t1 टाइम पर वेलोसिटी है u, t2 टाइम पर वेलोसिटी चला गया 0 से, यहाँ t2 है, वेलोसिटी है v। तो ये जो डंडा दिखाई दे रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, v के। ये जो डंडा दिखाई दे रहा है किसके इक्वल हो जाएगा, u के। और अब हमसे पूछा जाए इसका ढाल क्या होगा, तो ये इसको मिलाइए, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालिए, ये कोण थीटा है। अगर इसको हम पीछे करते हैं तो संगत कोण समान होते हैं, इस आधार से ये भी हमारा क्या बनता, थीटा। तो इसका जो ढाल है ये, इसको कहते हैं हम लोग त्वरण। ए बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसमें थोड़ा tan थीटा निकाली, tan थीटा होगा कितना, t2 घटे t1, इस समयांतराल को मान लेते हैं t, तो ये भी क्या हो जाएगा t। ये था u, तो इतना, ये कितना होगा u, तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा, v माइनस u। अब tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। हम इसका नाम कुछ दे दें, a v c d e। तो tan थीटा लंब बटे आधार, v माइनस u बटे t, यानी tan थीटा m बराबर tan थीटा बराबर आप लिखते क्या, सी ई बटे बी ई बराबर क्या लिखते, v माइनस यू बटे t। a बराबर, आप थोड़ा इधर कीजिए, ए टी बराबर क्या हो गया, v माइनस यू, इसलिए v इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस ए टी। ये कौन सा ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है। इधर वेग है, इधर समय है। हमेशा ध्यान में रखना है वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ढाल होता है वह हमारा एक्सेलरेशन को
प्रदर्शित करता है, और उस आधार से हम लोगों ने इसका। अब सवाल उठता है कि इस टी टाइम में इस कण ने, यानी अगर ये कण ए से शुरू किया बी पर गया, ए से शुरू किया सॉरी डी पे गया, ए पर इसका वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड था, डी पर इसका वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड था, इसके अंदर a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा था, स्मॉल a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इस एक्सेलरेशन के कारण डी पर पहुंचने पर इसका वेलोसिटी हो गया था v। अब हमसे पूछा जाता कि कण द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है। तो किसी भी ग्राफिकल अगर प्रॉब्लम्स दिए हो तो ध्यान में रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक्स अक्ष के साथ जो ग्राफ हम खींच पाए, एक्स अक्ष और ये दोनों डंडा और ये स्लोप के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा, ध्यान में रखना, ये पूरा क्षेत्र, यही है टी समय में चलित दूरी। बहुत ध्यान में रख, बस इतना जब आ गया तो दूरी निकाल लेना के लिए, टी समय में चलित दूरी। अब सोचिए हमको करना क्या है, दो तरह से सोच सकते हैं। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, या एक तरीका और है सोचने का, ये पूरी तरह से देखेंगे तो समलंब चतुर्भुज, कौन, ए बी सी डी, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बनाने के लिए तो किसी तरह से बना सकते हैं। मूल रूप से सोचना क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी वाला डंडा और एक्सेलरेशन का यानी ढाल तथा एक्स अक्ष के बीच जो घिरा क्षेत्र बनेगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा वही टी समय में चलित दूरी होगी। तो इस दूरी को निकालने के लिए अब समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजा आपको क्या नजर आ रहा है, भी, यू, ऊंचाई क्या नजर आ रहा है, टी, जोड़ दीजिए, कर दीजिए 1/2 भी प्लस यू इंटू टी। तो इस तरीके से 1/2 भी को लिखिए यू प्लस ए टी प्लस यू गुने टी, 1/2 यू 2u प्लस ए टी गुने टी, 1/2 गुने 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, तो दीजिए हो गया, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस बराबर। तो इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा जो होता है स्लोप जो होता है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है, और इसके साथ साथ हमारा जो मतलब उससे जो आकृति प्राप्त होती है, कैसी आकृति, एक्स अक्ष दोनों वेलोसिटी के बीच, यानी दोनों वेलोसिटी का जो डंडा कह ले, दंड आलेख कह ले, वो और ढाल के बीच का जो क्षेत्र होता है वह हमारा होता है चलित दूरी। अब हम देखते हैं गुरुत्व के अधीन गति को। गुरुत्व के अधीन जब बात किया जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहे होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कई कारकों पर निर्भर करता है, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, फिलहाल केवल इसे स्मॉल जी से सूचित करते हैं, इतना से काम चलाते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है इसका विस्तार से चर्चा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में किया जाएगा। गुरुत्व के अधीन गति दो तरह की हो सकती है। जैसे इस चौक को सीधे छोड़ा गया है, तो ये चौक को जब छोड़ा गया है तो ये मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है, दूसरा हम इसे ऊपर फेंक रहे हैं। तो इस तरीके से दो तरह से देखेंगे। जब मुक्त रूप से इसमें बहुत ध्यान में रखना, ये शब्द अर्थपूर्ण है, मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर, मुक्त रूप से नीचे की ओर पिंड गति करता हो। और दूसरा है पिंड ऊपर की ओर यानी वर्टिकली ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधरता, वर्टिकली इसको फेंका जाता हो, ऊर्ध्वाधरता गति करता हो। देखिए थोड़ा सा ध्यान में हमको रखना है, जब पिंड मुक्त रूप से नीचे की ओर गति करता है
जी पॉजिटिव ले लेना है। क्यों जी पॉजिटिव लेता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा और पिंड की गति की दिशा एक ही है, तो जी को पॉजिटिव लेना है। और एक हमने जैसा जिक्र किया था कि मुक्त को ध्यान में रखना है, छोड़ा गया है, अर्थात यहाँ पर जो पिंड का इनिशियल वेलोसिटी है, आरंभिक वेग है, वह 0 होगा। तो ध्यान में रखना है, जी प्लस लेना है और यू बराबर 0 लेना है। अब इससे इक्वेशन देखिए, होता है भी यू प्लस जी टी, यू को 0 बिठा देना है, इम्प्लाइज भी बराबर जी टी। दूसरा एच हाइट से कवर्ड हाइट, फिर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इम्प्लाइज यू की जगह 0 बिठाएंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू 0 इम्प्लाइज भी स्क्वायर बराबर 2gh, या भी बराबर हम लिख सकते हैं √2gh। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए एच एन एथ, एनवें सेकेंड में कितनी ऊंचाई को ट्रैवल करेगा, अभी हमने जिक्र किया था तो उसमें था u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू जी, यहाँ इसको 0 बिठा दें तो h बराबर 2hn बराबर 2n माइनस 1/2 इंटू जी। एक नज़र फिर से देख लें, भी बराबर जी टी होगा। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में आरंभिक वेग 0 होता है। अगर यहाँ से फेंके भी हम तो भी ज़रा सा सोच ले, फेंक जहाँ से आप रहे हैं, जो वहाँ पर आप चूँकि फेंकना उसको एक वेलोसिटी अधिक मिल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन आरंभिक वेग 0 ही होगा। अब है दूसरा, पिंड ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति करता है। अब इस स्थिति में जब ऊपर इसको हम फेंकेंगे तो ऊपर फेंकने के समय यह अपने यानी जी के लगने के विपरीत दिशा में गति कर रहा होगा, यानी इसमें जी को माइनस लेना है। और अब हमारा u0 नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ से फेंका है। अब इसमें जहाँ से वो टर्न लेगा वहाँ भी 0 हो जाएगा। अगर सपोज करिए यहाँ से जाके यहाँ से लौटा तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 होगा। खैर उसका जिक्र अभी नहीं किया जाएगा, अभी हम लोग केवल g माइनस करके अगर इसमें देखेंगे तो v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी। अगर ये हमारा हो गया होगा तो हम इसको मिटाते हैं और बस केवल उसमें जब पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो जो अप्लाई करना है हमको फार्मूला वो इस तरीके से करना है, v बराबर u माइनस जी टी। वहाँ भी 0 ले लेना है जहाँ से वह मुड़ जाए, जहाँ जाके रुक जाए, यानी फेंकने के बाद जहाँ से अधिकतम ऊंचाई ट्रेवल कर ले, जहाँ पे रुक जाए वहाँ पर भी 0 ले लेंगे हम। दूसरा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। और चौथा एच एन एथ बराबर यू घटे 2n माइनस 1/2 इंटू जी। ये था हमारा गुरुत्व के अधीन गति। देखते हैं सापेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग, जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी अंग्रेजी में कहते हैं। सापेक्षिक वेग नाम से ही स्पष्ट है, एक के सापेक्ष दूसरे का वेग क्या है। अब ए भी एक गतिशील पिंड है, गति कर रहा है, इसका वेलोसिटी भी ए है। एक दूसरा पिंड है वो भी गति कर रहा है भी बी से। तो ए और बी के गति की दिशा भिन्न भिन्न हो सकती है, गति की दिशा एक हो सकती है, गति की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो सकती है, गति दोनों एक निश्चित कोण पर कर सकते हैं। अब ए के सापेक्ष बी का वेलोसिटी, तो अगर हमसे पूछा जाए सापेक्षिक वेग किसे कहते हैं, तो किसी गतिशील कण ए का एक दूसरे गतिशील कण बी के सापेक्ष वेग को पिंड का सापेक्षिक वेग कहते हैं। भी ए बी, एक इसको कहेंगे ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी,
भी ए बी का अर्थ समझिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, टू वेलोसिटी ऑफ बी। इसी प्रकार से अगर कहीं भी बी ए लिखा हुआ है तो भी बी ए का अर्थ हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए। अब ये समझते हैं, हम जानते हैं कि वेलोसिटी भी ए एक सदिश राशि है, चूंकि वेलोसिटी एक सदिश राशि है, भी बी एक सदिश राशि है, दोनों सदिश हैं, तो भी ए बी क्या होगा, इसे समझने के लिए थोड़ा हमें सदिश योग त्रिभुज नियम को ध्यान में रखना होगा। हम लोग जानते होंगे, थोड़ा सा देखते हैं, ए बी सी, इसे ध्यान में रखना है। सदिश योग त्रिभुज नियम, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0। अब इससे अगर हमको निकालना है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर उधर चला जाएगा माइनस सी ए वेक्टर, माइनस सी ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए सी वेक्टर। अब यहाँ आइए, ए को ये हमें अगर भी ए बी निकालना है, भी ए बी निकालना है, सपोज कीजिए कि ए वेक्टर है, ये एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, भी ए वेक्टर है यह, और यह भी बी वेक्टर है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के सापेक्ष वेलोसिटी निकालने के लिए माइनस भी बी वेक्टर एक लीजिए, यानी माइनस भी बी वेक्टर ठीक किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होता है ठीक अपोजिट मैग्नीट्यूड में इक्वल, मैग्नीट्यूड में इक्वल। ये हमारा क्या हो गया, माइनस भी बी वेक्टर। और अब भी ए वेक्टर और भी बी वेक्टर माइनस भी बी वेक्टर, माइनस भी बी वेक्टर का जो वेक्टर एडिशन होगा, समायोजन होगा, वही होगा हमारा बी के सापेक्ष ए का सापेक्षिक वेग। इसको थोड़ा, इसको ऐसे कीजिए। अब इसका अगर हम ऐसे लेते तो ये माइनस भी बी है, तो ये भी होता हमारा क्या, माइनस भी बी। इसको O मानिए, इसको P मानिए, इसको Q मानिए, तो OQ जो हमारा होगा, OQ वेक्टर, यही हो जाएगा हमारा क्या, VAB वेक्टर। अब VAB वेक्टर और OQ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PQ, OP प्लस PQ, OP प्लस PQ। OP मतलब VA वेक्टर, OQ मतलब माइनस भी बी। अब हमको अगर पूछा जाए कि VAB वेक्टर क्या हुआ, तो क्या कहेंगे, VAB बराबर वेलोसिटी ऑफ A घटे वेलोसिटी ऑफ B। तो इससे अब इस रूप में याद रखिए, B के सापेक्ष A का वेलोसिटी VA घटे VB होता है, बी के सापेक्ष ए का वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर हमसे पूछ दिया जाता भी बी ए क्या है, तब हम क्या लिखते, भी बी घटे भी ए। एक बार फिर से देख लीजिए, जिसके सापेक्ष कहा जाए उसका निगेटिव वेक्टर लीजिए, और जिसके सापेक्ष कहा जाए तो जिसके सापेक्ष हुआ उसका निगेटिव लेकर के और उसका वेक्टर एडिशन कर दीजिए, आपका निकल जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे सरल तरीका है। अब मान लेते हैं एक सूत्र, इससे हम विकसित करते हैं ताकि हमको सीधे फार्मूला को अप्लाई करके और उससे हम बना लें। इसको मिटाते हैं। देखिए, यदि कोई ये सदिश है, यहाँ एंगल थीटा है, ये भी ए है, ये भी बी है। इसका जब हमने कहा कि आपको निकालना हो रिलेटिव वेलोसिटी ए का बी के सापेक्ष, आप इसको आगे बढ़ाएंगे, माइनस भी बी वेक्टर आ जाएगा। अब ये एंगल आपसे अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा।
अब ये इसके हो जाए थे इस कोण को थोड़ा मान लेते हैं हम अल्फा। ये अब हमारा ये निकालना है, ये है भी ए बी, ये है माइनस भी बी। तो जो भी ए बी निकालते अंडर रूट भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर प्लस 2 भी बी कॉस 180 माइनस यानी कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा जो है कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो इस आधार से अब हमारा हो जाएगा भी ए बी बराबर भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर घटे 2 भी बी कॉस थीटा। और इसकी दिशा यानी इसका दिशा ये tan अल्फा अगर निकालते, tan अल्फा ये निकालते, इतना निकाल करके tan अल्फा लंब बटे आधार इस तरीके से आता। तो इसका जिक्र हम लोग कभी बाद में करेंगे। वेलोसिटी इसका निकालने के लिए हमको ध्यान में रखना है भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर घटे 2 भी ए इंटू भी बी कॉस थीटा होता है। इसे अगर हम थोड़ा सा और स्पष्ट समझ लें, इसके लिए इस फिगर को थोड़ा उल्टा बनाते हैं। ये पैरेललोग्राम है, इसको देखिए, ये आर अगर है, ये एंगल थीटा है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, इस पर ये लंब डालिए, ये थीटा है, तो ये भी क्या हमारा हो जाएगा थीटा। ये था हमारा भी बी, ये था भी ए, तो ये भी हमारा हो जाएगा भी बी। अब इसके लिए हम इससे साइन थीटा निकालते हैं, लंब बटे कर्ण यानी कि ई समथिंग एक्स भी बी एक्स बराबर आ जाता हमारा भी बी साइन थीटा। और ये और इसको निकालते तो ये हो जाता हमारा भी बी कॉस थीटा। अब इसको आर को निकालने के लिए आर बराबर हम सॉल्व करते तो देते भी ए प्लस भी बी कॉस थीटा, यानी भी ए प्लस भी बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस भी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब सोल्व कर लीजिएगा, आता हमारा भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर प्लस 2 भी ए भी बी को आ जाता हमारा 2 ए भी बी कॉस थीटा। हमने यहाँ माइनस क्यों दिया है? क्योंकि हमने यहाँ एंगल आपको थीटा के लिए बताया और वहाँ एंगल था हमारा पाई माइनस थीटा। तो जब ये एंगल आप पाई माइनस थीटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, यहाँ हो जाता साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा ही होता। और जब उसको सॉल्व करते तो हमारा आ जाता ये आता। तो इस प्रकार से हम, और यहाँ से अगर हम एक चीज़ और निकालते tan थीटा निकालते तो tan थीटा हमारा क्या आ जाता x बटे ये, अर्थात कि tan थीटा से ये अल्फ़ा निकाल लीजिए तो अल्फ़ा बराबर हो जाता हमारा tan अल्फ़ा बराबर x मतलब कि कहने का अभिप्राय है कि भी साइन थीटा भी साइन थीटा और अल्फ़ा हो जाता ये नीचे आ जाता भी ए प्लस भी बी कॉस थीटा। तो इस फार्मूला में अगर हम निकालते तो tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा बराबर हो जाता भी बी साइन पाई माइनस थीटा भी ए प्लस भी बी कॉस पाई माइनस थीटा। बैठा देंगे तो ऊपर में तो वही भी साइन थीटा रहता और नीचे में आ जाता भी ए घटे भी बी कॉस थीटा। तो ये एंगल बनाएगा हमारा किसका? सापेक्षिक वेग की का जो अगर पूछा जाता कि उसका डायरेक्शन क्या है तब हम ये बताते।
मूल रूप से सापेक्षिक वेग समझना था हमको। सापेक्षिक वेग वी ए बी बराबर रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर घटे 2 वी ए वी बी कॉस थीटा होता है। ध्यान में रखना है ये जो हमने देख लिया है ये चेंज करके बस केवल इसका ये फार्मूला आया कैसे है इसको करने के लिए किया है। पीछे ध्यान में रखना है जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसका नेगेटिव वेक्टर लेना है और जिसका पूछा जाए उसके साथ वेक्टर समायोजन कर देना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार। मोशन इन वन डायमेंशन से जुड़ा प्रमुख ग्राफ हम देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ हम देखते हैं विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ। इधर x है इधर t है तो विस्थापन समय ग्राफ यहाँ दिखाई दे रहा है dx/t। टाइम बढ़ रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, एक पिंड रेस्ट में होगा। यहाँ समय के साथ साथ विस्थापन हो रहा है तो हम कहेंगे कि पिंड एक समान वेग में है। और जब इंटरवल कम हो, डेल्टा टी हो, कम इंटरवल हो यानी डेल्टा टी टेंस टू 0 तो v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी यानी v बराबर हो जाएगा dx/dt। या दूसरे शब्दों में जब ये एंगल थीटा दिया रहे तो ये जो विस्थापन समय आलेख का जो स्लोप होता है, हमने पीछे कहा था कि वेग समय आलेख का स्लोप त्वरण को, अब विस्थापन समय आलेख का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वह वेग को प्रदर्शित करता है। तो v बराबर tan थीटा बराबर dx/dt बराबर ds/dt। तो ध्यान में रखना है अगर हमें विस्थापन समय आलेख का जो CD है ये पूछा जाए तो कहेंगे वेग, और वही जब वेग समय ग्राफ का हो CD तो उसको कहेंगे त्वरण। यहाँ एक चीज़ देखिए, ये बीकन वेलोसिटी कर रहा है, एक ऊपर की ओर कर्व मार दिया है, एक नीचे की ओर कर्व मार, नीचे की ओर कर्व मार रहा है। इसका अर्थ है कि वेलोसिटी के विपरीत दिशा में त्वरण पैदा हो रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के विपरीत हो रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, उसको नीचे की ओर खींचेगा। और एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी के ही दिशा में होगा तो उसका ग्राफ ऊपर की ओर हो जाएगा। ऊपर की ओर ऐसे मुड़ने का अभिप्राय है एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इससे नीचे की ओर मुड़ने का अभिप्राय है एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका तो हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। ये स्लोप जो दिखाई दे रहा है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, ये यहाँ पर a होगा, a बराबर tan थीटा बराबर dv/dt। इसके अलावे कभी कभी क्वेश्चन दो कण के वेलोसिटी का ग्राफ दे देता है और हमसे पूछता है इसमें से किस कण का वेलोसिटी अधिक है। जैसे यहाँ पर a है, इसका वेलोसिटी va, इसका वेलोसिटी vb है। a का एंगल क्या देख रहे हैं, 30 डिग्री। अगर हमसे पूछा जाता कि a का वेलोसिटी है क्या, आप निकाल दीजिए va बराबर tan 30 डिग्री, जो हो जाए vb बराबर tan 60 डिग्री। निकालेंगे तो मुझे लगता है tan 30 डिग्री 1/√3, tan 60 डिग्री √3, vb ज़्यादा है va कम है। लेकिन ऐसे प्रश्नों को बनाते वक्त जरूरी नहीं है कि आप tan थीटा निकाल कर ही देख लें। जो टाइम एक्सिस से जितना उछल बुझाए उसका वेलोसिटी अधिक होगा, जो टाइम एक्सिस के जितना करीब हो उतना वेलोसिटी कम होता है। ये हमारा था एक मोशन इन वन डायमेंशन और रिलेटिव वेलोसिटी के से जुड़ा हुआ प्रमुख बिंदु। हम इसके साथ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं विशेष रूप से जो इन सूत्रों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसके साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।